हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड इम्पल्स। ठीक है, हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट तो जो रिजल्ट होते हैं सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, उसके बारे में। और दूसरा इम्पल्स क्या होता है, व्हाट इज़ इम्पल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमसे बोल रहे हैं कि कुछ जो परिणाम हैं, कुछ जो रिजल्ट हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, वो नीचे दिए गए हैं। देखिए, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव। फर्स्ट है हमारा, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बॉडी जो क्या कर रही है, जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, एक बॉडी है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। इसका जो मोशन है वो कैसा, यूनिफॉर्म है। इसकी जो वेलोसिटी है कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो देखें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, आपका एफ इक्वल टू एम ए मिलता है। ठीक है, बट यूनिफॉर्मली मोशन के लिए मैंने अभी कहा ए इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अगर हम ये एक ही वैल्यू ऊपर इक्वेशन में रख देते हैं एफ इक्वल टू एम ए में, तो हमें एफ इक्वल टू क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। क्योंकि ज़ीरो से एम को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में एफ इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी से या सेम स्पीड से वो आगे को मोशन करते जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट रिजल्ट। ओके, अब सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। द मोशन ऑफ द बॉडी मे बी एक्सेलरेटेड अंडर द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। हमसे बोले हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट कहने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं, या उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। तो यहाँ इसलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा। ठीक है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती है। समझ गए, एक गाड़ी है, आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। उसकी वेलोसिटी कैसी होगी उस टाइम पर, उसका जो मोशन होगा वो होगा आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, और अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी जो गाड़ी है वो क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में एक एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। ठीक है, यानी अगर हमें स्पीड हल्की करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक लगाना इसका मतलब हमने एक्सटर्नल फोर्स का इसमें लगाया। ठीक है, तो अगर स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड जानते ही कैसे बढ़ाते हैं गाड़ी में। तो दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन होने की वजह से डेफिनेटली वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स होता है वो तीन तरीके से काम करता है। ठीक है, वो तीन तरीके कौन कौन से हैं, तीन कंडीशन कौन कौन सी है, देखें। फर्स्ट, स्पीड ऑफ अ बॉडी में चेंज। जो बॉडी की स्पीड होती है अगर वो चेंज हो रही होती है तब भी एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। सेकंड है आपका, डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी में चेंज। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी फोर्स काम करता है। ठीक है, और तीसरा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में चेंज। उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है। ठीक है, देखें, स्पीड जानते हैं, हम एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी को तो डेफिनेटली उसकी स्पीड चेंज होगी। डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई मोड़ आता है या गाड़ी मोड़नी होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है
तो उसके लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में चेंज, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज ना करें स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनमें तो जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे। स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो भी, और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो भी, दोनों अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसिक्वेंस में बात करते हैं हम। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। इट इज इक्विवेलेंट टू थ्री इक्वेशंस, वन वन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, हम उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं आपका। एक होता है आपका एफ एक्स, एक होता है आपका एफ वाई, और एक होता है आपका एफ जेड। ओके, तो ये जो तीन कंपोनेंट हैं हम फोर्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एफ एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, एफ वाई यानी वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, और एफ जेड यानी जो जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, देखें। एफ एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, डी पी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज एम ए एक्स। यहाँ पर ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली एफ वाई इक्वल टू हमें मिलेगा डी पी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए वाई। ए वाई क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है इन डायरेक्शन वाई। इसी प्रकार से एफ जेड की बात करेंगे तो एफ जेड इक्वल टू आएगा डी पी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए जेड, ठीक है। तो ये जो तीन कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं फोर्स के, ये तीनों डायरेक्शन में है आपका, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम फोर्स को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, देखें यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला। इट मीन्स दैट इफ अ फोर्स इज not parallel to the velocity of the body but makes some angle with it, then the force changes only the component of velocity along the direction of force। हमसे बोले कि it means that if a force is not parallel to the velocity of the body, अगर जो फोर्स है वो क्या है, पैरेलल नहीं है टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है फोर्स उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन के पैरेलल नहीं है, देन द फोर्स चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसी सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो अपने कंपोनेंट किस में चेंज हो जाएगा आपका, अलोंग द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, वी एक्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी हम वी एक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ठीक जो फोर्स काम करेगा वो भी आपका एक्स डायरेक्शन में ही काम करेगा। यहाँ पर एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो फोर्स भी वहाँ पर कौन सा लगेगा, एफ वाई लगेगा, जबकि एफ एक्स और एफ जेड जीरो होंगे। और ठीक ऐसी सिचुएशन थर्ड केस में भी होगी, यानी कि जेड डायरेक्शन में मोशन होगा तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो ये तो थे कुछ कंसिक्वेंसेस ऑफ सेकंड लॉ। आगे हम बात करते हैं आपका इम्पल्स की, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखें इम्पल्स क्या होता है, समझने वाली चीज़ है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पर पहले हम बात करते हैं। देखें आप क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट खेलते समय जब आप बॉल को कैच करते हैं तो बॉल को कैच करते टाइम आप देखते हैं कि आपका हाथ ऑटोमेटिक पीछे की ओर को चला जाता है, ठीक है, या फिर आप जो है थोड़ा सा पीछे की ओर को चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है इम्पल्स की वजह से, ठीक है। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स एक फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है। अब जानते हैं वो कैसा फोर्स है। द फोर्सेज विच एक्ट ऑन बॉडीज फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो बहुत ही छोटे समय के लिए लगता है उसे हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स यानी एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगता है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगता है, ठीक है। कहाँ पर लग रहा है, देखिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ, हिटिंग्स, जंपिंग, डाइविंग, कैचिंग एक्सेट्रा। अब देखें हिटिंग है,
अब हिट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो उस टाइम पर जो टाइम होगा, ठीक है, टाइम की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। जंप कर रहे हैं तो जंप करने का जो टाइम इंटरवल होगा वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। डाइविंग कर रहे हैं या कैच कर रहे हैं तो इनमें जो टाइम इंटरवल होगा, जिस जिस टाइम पर वो कैच हो रहा है या हिट हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा टाइम होगा। तो ऐसे छोटे से टाइम में जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं आपका इम्पल्सिव फोर्स। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर easily the value of the impulsive force because it changes with time. It is not possible to measure किसी टाइम इंटरवल में, ठीक है, एक छोटे से क्षण में फोर्स को मीज़र करना, इम्पल्सिव फोर्स को मीज़र करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टफ है इसको मीज़र करना कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा टाइम की वजह से होता है क्योंकि ये जो इम्पल्सिव फोर्स होता है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगता है। यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो टेंस टू क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि बहुत ही छोटे क्षण के लिए ये फोर्स काम करता है। अब ऐसे छोटे से क्षण के लिए अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स को मीज़र करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे टाइम इंटरवल के लिए हम इम्पल्सिव फोर्स को मीज़र कर सकें, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बता सकें। ओके, आगे बात करते हैं हम डेफिनेशन की इम्पल्स की। देखें, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इम्पल्स जो है आपका जो टोटल फोर्स जो लग रहा है किसी बॉडी में, ठीक है, या किसी भी चीज़ पर जो लग रहा है उसका मेजरमेंट इम्पल्स है, ठीक है। एक हमें टाइम दे रखा है, उस टाइम में फोर्स कितना लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू को हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। एक टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स काम कर रहा है उस बॉडी में, ठीक है, उस फोर्स को हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। हमसे बोले कि जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, एवरेज फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी कि फॉर्मूले को देखें, इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं न्यूटन की, तो वहाँ से हमें मिलता है एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जहाँ पर एफ क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स है और पी आपका मोमेंटम है। अगर हम डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास एफ इंटू डी टी इक्वल टू डी पी, मतलब वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है और जो मोमेंटम है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ इन द लिमिट्स इंक्लूडेड वी गेट। हमसे बोल रहे हैं कि अगर जो ये डी पी है यानी कि चेंज इन मोमेंटम, और जो डी टी है एक आपका बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, तो अगर हम पूरे टाइम के लिए यानी एक फिक्स टाइम के लिए अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो वो कितना होगा, तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए हमने यहाँ पर लिमिट ली, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन में लिमिट ली हमने जीरो से लेके टी तक एफ इंटू डी टी, और राइट हैंड साइड में हमने लिमिट ली पी वन से लेके पी टू, और डी पी का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो पी वन है वो लीनियर मोमेंटम है एट टी इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब टाइम ज़ीरो था तब ऐसी सिचुएशन में मोमेंटम पी वन था, और जब टाइम टी हो गया तब ऐसी सिचुएशन में मोमेंटम पी टू हो गया। ओके, आगे बात करते हैं। इफ़ एफ ए वी इज द कांस्टेंट और फोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम द अबव इक्वेशन बिकम्स, हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जो ए वी है वो क्या है, आपका एवरेज फोर्स है। और यहाँ पर देखें जो हमने इंटीग्रेशन करा, एफ तो कांस्टेंट है, एफ का इंटीग्रेशन नहीं होगा। यहाँ पर जो डी टी है,
डी टी का इंटीग्रेशन होगा तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और यहाँ बाहर से हम लिमिट ले लेंगे इसकी 0 टू टी। और ऐसे ही राइट हैंड साइड में डी पी है, तो डी पी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी, और यहाँ पर लिमिट ले लेंगे P1 से लेके P2 तक। ओके, अब यहाँ पर हमें लिमिट रखनी है, तो लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जो ब्रैकेट में जो t की वैल्यू आई है उसमें पहले अपर लिमिट t रखेंगे और फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा t माइनस 0। तो फाइनली हमें यहाँ से मिलेगा एफ ए वी इंटू टी। फिर राइट हैंड साइड में p है और यहाँ पर लिमिट P2 और P1 और P2 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट P2 रखेंगे p की जगह पर, फिर P1 रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P2 माइनस P1। तो अब यहाँ पर देखें, जो एफ ए वी इंटू टी वैल्यू है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका इम्पल्स। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर एफ ए वी इंटू टी की जगह पर हम क्या रख देंगे, आई रख देंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, देख हमारी वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू P2 माइनस P1, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी कोई बॉडी है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसी को हम इम्पल्स बोलेंगे। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला। फर्स्ट में हमने जाना कि जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए जो एवरेज फोर्स लग रहा है उसको हम इम्पल्स बोलते थे, और वहाँ से फाइनली हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या बनी देखें, हैंस हैंस इम्पल्स ऑफ अ फोर्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट एंड द टाइम फॉर विच द impact lasts is measuring by the total change in linear momentum produced during the impact। हमसे बोल रहे हैं कि इम्पल्स क्या है, कि अगर हम किसी बॉडी में जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चला कि जो एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, P2 माइनस P1, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो इम्पल्स है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से इसकी न्यू डेफिनेशन बन गई चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।